नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। दस्तक की शुरुआत इस वक्त हम एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। कोरोना महामारी के बावजूद बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहली वर्षगांठ पर बीजेपी पूरे देश भर में एक अभियान चलाएगी। लॉकडाउन के बीच बीजेपी वर्चुअल रैलियां करेगी। बीजेपी कोरोना महामारी को देखते हुए इस अभियान को डिजिटल माध्यम से ही केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने का ये अभियान होगा, जिसमें डिजिटल इस्तेमाल किया जाएगा। 10 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। वर्चुअल रैलियां की जाएंगी, इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके जरिए घर घर तक लोगों तक पहुंचा जाएगा, उनके मोबाइल फोन तक पहुंचा जाएगा, सीधे उनके घर तक पहुंचा जाएगा और अपने दूसरे कार्यकाल की सारी उपलब्धियां, सारी जो अच्छी नीतियां रही, जो काम किए गए, जो कार्यकाल में जो अच्छे काम बीजेपी ने किए हैं और बीजेपी चाहती है जिसका फायदा उसे मिले अगले आने वाले चुनावों में या लोगों के बीच उसकी छवि अच्छी बने, तो इसलिए उन तमाम योजनाओं को, उन तमाम कामों को बीजेपी लोगों तक पहुंचाना चाहती है। और ये एक बहुत बड़ा अभियान होगा। 10 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का बीजेपी का ये लक्ष्य है। वर्चुअल रैलियां होंगी। ये रैलियां आपके सीधे हाथों में मोबाइल फोन तक पहुंचेंगे। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। हिमांशु, किस तरह की वर्चुअल रैलियां होंगी, कैसे लोगों तक पहुंचेंगी? देखिए, छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है नए नए टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाएगा और वर्चुअल रैलीज की जाएंगी। और पहली रैली जो है, ये वर्चुअल रैली बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री के द्वारा लिखित जो है सहित वो एक लेटर होगा, जिसके अंदर ये संकल्प लेना होगा आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, अर्थव्यवस्था पे, और वो जो प्रधानमंत्री ने नारा दिया था लोकल के लिए वोकल होना होगा, उसका संकल्प होगा। भारत को जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ना है, साथ ही साथ कोविड-19 के खिलाफ आपको जो है सावधानियां। और हिमांशु, बहुत धन्यवाद आपका। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा जानकारी दे रहे थे दिल्ली से। कोरोना की सीधी मार अगर किसी पर पड़ी है तो वो हैं हमारे प्रवासी मजदूर। उत्तर प्रदेश और बिहार के वो मजदूर बड़े बड़े शहरों में मजदूरी करते थे। वो घर लौट आए तो भी दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। आज दस्तक में 27 साल की एक महिला की त्रासदी से, जिसके पति को कोरोना निकल गया और दिल्ली से अपने गांव पहुंची, तो वहां भी जिंदगी उसके लिए बहुत मुश्किलों भरी है। इसी से शुरुआत। इन आंसुओं में पीड़ा, बेबसी और सब कुछ खो देने के धधकते अंगारे हैं। इसके एक एक कतरे में वो ताप है कि आसमान भी पिघल जाए। अपनी पति राजकुमार के साथ आशा दिल्ली में रहती थी, लेकिन कोरोना ने एक झटके में इसकी दुनिया बदल दी। 21 मई को इसके पति की दिल्ली में मौत हो गई। जिंदगी का आसरा चला गया। जैसे तैसे अयोध्या जिले के अपने गांव धुरेहटा लौटी तो अभी 21 दिन के लिए क्वारंटाइन का वनवास काट रही हैं। सर, मैं दिल्ली में थी। 21 तारीख को मेरे पति की डेथ हुई। 10 तारीख को ले जाके एडमिट कराई हूँ। 21 तारीख को उनकी डेथ हो गई। वहाँ मेरा सुख दुख सुनने वाला कोई नहीं था सर। मेरे पास कोई नहीं आ रहा था। इतना मैं चीख के रोई थी सर, कोई नहीं आया था मेरे पास। उसके बाद हर जगह में फोन करी, कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी सर, इसलिए मैं गाड़ी बुक कर सीधा यहाँ। पिछले 12-13 दिनों में 27 साल की आशा ने वो सब देख लिया जिसे देखना किसी शाप से कम नहीं है। पति को कोरोना हुआ, किराए के घर में रह रही थी। आस पड़ोस वालों ने सुना तो दूरी बना ली। 21 दिन तक कोरोना से लड़ने में पति पस्त हो गया। पति का चेहरा भी आखिरी बार देख नहीं सकी। बच्चों को लेकर जा नहीं सकती थी और आस पड़ोस में कोई भी उसके बच्चों को अपने पास रखने को तैयार नहीं था। मुझे बुलाया गया था सब देखने के लिए, पर मेरे छोटे बच्चे थे। पड़ोसी के पास, जिसके पास छोड़कर गई थी, वो भी बोली मैं गौर लगती हूँ, नहीं देख पाऊंगी आपके बच्चे को। मैं नहीं जा पाई देखने के लिए। मैं डॉक्टर लोग से बोली मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे एम्बुलेंस भेजा जाए, मैं तीनों बच्चों को लेकर आऊंगी। बोले बच्चों को लेकर यहाँ आना मना है, आप नहीं आ सकते। जिसके साथ ना जाने जिंदगी के कितने सपने बुने होंगे, जिसके चेहरे को देखकर जिंदगी का चेहरा हंसता मुस्कुराता नजर आता होगा। आशा की बेबसी देखिए
कि अपने उस पति को आखिरी बार देख तक नहीं सकी, ना ही अंतिम संस्कार कर सकी। 22 तारीख को डेड बॉडी 2 बजे जलाया गया था। वो सब आप कैसे हुआ, ये सब अस्पताल ने किया? हाँ, तो सब कुछ अस्पताल वाले ने किया, सिर्फ मुझे फोन पर बताया गया बस। जिंदगी कई बार कितने निर्मम इम्तिहान लेती है। पति के मरने के बाद किसी तरह किराए पर गाड़ी लेकर आशा गांव पहुंची तो यहां 21 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दी गई है। बच्चे तो इतने छोटे हैं कि वो समझ भी नहीं पा रहे होंगे कि जिंदगी ने उनके सिर से पिता का साया छीन लिया है। और थोड़ी दूर पर खड़ा वृद्ध पिता खुद को समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस बेबसी का आखिर सिरा है कहां। और झेल रहे हैं जैसे झेल पा रहे हैं। अच्छा। हाँ, रो गा के अपना बिता रहे हैं, क्या करें। कुछ दिन बाद जब क्वारंटाइन खत्म हुआ तो ले जाएंगे? हाँ हाँ, पहले नहीं, जब पूर्ण हो जाएगा क्वारंटाइन तब ले जाएंगे। कोरोना ने दिखाया कि इंसान की जिंदगी कैसे मजबूरियों के क्वारंटाइन सेंटर में कैद हो जाती है, और उससे ज्यादा ये दिखाया कि प्रवासी मजदूरों का दर्द और विस्थापन क्या है। आजाद हिंदुस्तान ने ऐसा विस्थापन कभी नहीं देखा था। 24 मई तक उत्तर प्रदेश में 23 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर लौट आए हैं। 21 मई तक बिहार में करीब 7.5 लाख मजदूर आ चुके थे, जिनके लिए 10,353 ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर बन चुके हैं। झारखंड में 23 मई तक 2,90,000 मजदूर आ चुके थे, जिनको कहीं घर में तो कहीं बाहर क्वारंटाइन किया गया है। 1 से 21 मई के बीच ओडिशा में 2,20,000 से ज्यादा मजदूरों की घर वापसी हो गई। एक अनुमान के मुताबिक 75 लाख प्रवासी मजदूर घर पहुंच चुके हैं, जबकि 36 लाख और पहुंचने की उम्मीद है। शहरों से निराश होकर जब लोग गांव पहुंचे तो वहां छुआछूत का एक नया दौर शुरू हो गया। अयोध्या जिले के ही दूसरे गांव मिर्जापुर खजूरी का हाल देख लीजिए। यहाँ तो युवक मुंबई में मजदूर थे, यहाँ से गांव आए तो दूरी समझ में आती है, लेकिन जो देखता वही दुआ सलाम तो दूर, देखते ही मुंह फेर लेता। मजदूर जब गांव-गांव में पहुंचने लगे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का स्वरूप भी बदलने लगा है। हम इस वक्त अयोध्या के एक गांव में हैं, जहां पर कुछ इस तरीके से बगीचे में मचान पर लोगों ने अपना आशियाना बना लिया है और पूरा क्वारंटाइन पीरियड यानी कि 21 दिनों तक ऐसे ही मचानों पर इन्हें रहना है, ऐसे ही मचानों पर इन्हें 21 दिन गुजारने हैं। सर, जब मैं अपने गांव पहुंचा तो लोगों को जब सलाम नमस्ते करता था तो लोग थोड़ा मुंह घुमाते थे, इसके लिए मैं अपने गांव के अंदर नहीं गया। मैं इधर ही अपना आशियाना बना के और यहीं रहना शुरू कर दिया। वैसे ही एक गांव में गांव वालों ने थोड़ी दरियादिली दिखाई, जो ट्यूबवेल के पास झोपड़ी बनवाकर इन लोगों को दे दिया, ताकि दिल्ली से लौटा एक परिवार 21 दिन तक गुजारा कर सके। वहाँ से जब हमारा टेस्ट वगैरह हर चीज़ हो गया तो वहाँ पे बोला गया कि आप 21 दिन रहिए और किसी से मिलना जुलना नहीं है, अपना एक अंत में रहना है, अपना बचाव करोगे, वही सबसे बड़ा वो है। जब तापमान का पारा 45 डिग्री पर मचल रहा, उस वक्त छोटे छोटे बच्चों के साथ खुली झोपड़ी में दिन रात गुजारने की यातना कितनी बुरी होगी। कुमार अभिषेक, अयोध्या, आज तक। जो भी मजदूर देश के अलग अलग हिस्सों से बिहार या उत्तर प्रदेश में कहीं जा रहे हैं तो उनको उनके गांव के बाहर ही क्वारंटीन किया जाता है। इसलिए जगह जगह पर क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं, लेकिन वहां की बदइंतजामी कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसे ही कुछ क्वारंटीन सेंटर्स का सच हमारे संवाददाता आपके सामने रख रहे हैं। कहने को ये क्वारंटाइन सेंटर है, जहां बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों और दूसरे लोगों को रखा जा रहा है, लेकिन यहां आदमी कोरोना से क्या बचेगा? बदइंतजामी ही उसको मार डालेगी। यकीन ना हो तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में आइए। बाराबंकी जिले के जहांगीराबाद इलाके के इस प्राथमिक विद्यालय में क्वारंटाइन सेंटर बना। इस जगह पर दूसरे प्रदेशों से आए हुए करीब 25 मजदूर क्वारंटाइन किए गए हैं। सरकार के दावों पर मत जाइए,
इनका हाल देखिए। यहाँ तापमान का पारा 46-47 डिग्री तक पहुंच गया है, लेकिन बिजली का नामो निशान नहीं है। पानी पीना हो तो खुद इंतजाम करना है, खाने का इंतजाम भी खुद ही करना है। सरकार की तरफ से कोई पूछने वाला नहीं कि ये लोग जी कैसे रहे हैं। इन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया, लेकिन ना कोई डॉक्टर आया, ना अधिकारी, बल्कि गांव का प्रधान तक नहीं। कुछ सुविधा नहीं मिला है हम लोग को। हमने फोन भी सूचना भी दिया था अपने ग्राम प्रधान के पास, लेकिन उन्होंने भी बोला कि सरकार के यहाँ से हमारे पास कोई सुविधा नहीं, इसलिए आपको कोई सुविधा नहीं दे सकते। यहाँ लाइट वाइट की व्यवस्था कोई नहीं। हम लोग घर से खाना मंगवा के खाते हैं। रात में जैसे अंधेरे में खाते हैं सर, तो कीड़े उड़े फोन का टार्च बार के खाते हैं तो कीड़े उड़े खाने में पड़ते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं देते हैं। यहाँ पे रात में हम लोग सो जाते हैं, लेकिन दिन में इतना धूप गर्मी में पंखा बिजली कुछ भी नहीं है। डॉक्टर कोई जांच करने के लिए कोई नहीं आता है सर। यहाँ प्रधान गांव का कोई आता है? कोई नहीं आता सर। इस भीषण गर्मी में किसी छोटे पेड़ के नीचे ये प्रवासी मजदूर छांव तलाशते हैं, तो कभी हाथ वाले पंखे से गर्मी भगाते हैं। यहाँ पर कोई अगर बीमार हो जाए, तबीयत खराब हो, कैसे पता लगेगा? वो आशा बहु सर आती है, गांव से जानकारी करके चली जाती है। हाँ। उसके बाद यहाँ तक आती नहीं, घर से पता करती है, उसके बाद बोलती है कोई दिक्कत हो तो हमें फोन करना। उन्होंने कहा क्वारंटाइन 14 दिन स्कूल में अपने यहाँ क्षेत्र में जो है पूरा करो। हाँ। उसके बाद ही घर जाओ। थाने वाले हमें रोक के कह देते हैं आप गांव के बाहर स्कूल है उसमें जाके रहिए, 14 दिन के बाद आप घर चले जाइएगा। ये वो मजदूर हैं जो अपनी जुबानी बता रहे हैं कि उनको क्या तकलीफ है। यहाँ खुले में इनको चिलचिलाती गर्मी के बीच बगैर बिजली के, बगैर पानी और खाने के रखा गया है। खाना अपने घर से मंगाए तो खाना खा सकते हैं, वरना भूखों मरने की नौबत आ जाए। लेटने के लिए बिस्तर नहीं है, यहाँ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, और तो और डॉक्टर भी पूछने नहीं आता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार प्रशासन कर क्या रहा है, जिसको लाखों रुपए मिलते हैं इस बात के कि इन लोगों की सुविधा दी जाए, इन लोगों का डॉक्टरी परीक्षण किया जाए। अब आप बांदा जिले में भगवती देवी स्कूल में बने इस क्वारंटाइन सेंटर का हाल देखिए। यहाँ 300 मजदूर रुके हुए हैं। यहाँ खाने पीने का इंतजाम नाकाफी है। डॉक्टरों की टीम जांच करने नहीं आती और इन लोगों को सैंपल तक जांच के लिए यहाँ से 40 किलोमीटर दूर देने जाना पड़ता है। हमारे यहाँ जो एक कोरोना वार्ड बनाया गया है, उसमें जो भी संदिग्ध मरीज हैं उनको वहाँ भर्ती किया जाता है। इसके बाद उन मरीजों को यहाँ से हम लोग नारायणी, पहले मेडिकल कॉलेज भेजते थे, लेकिन अब मेडिकल वाले एक्चुअली पॉजिटिव केस ही लेते हैं वहाँ, इसलिए सीएमओ साहब की गाइडलाइन आई कि अब जो भी पेशेंट हैं उनको यहाँ से नारायणी भेजा जाए। नारायणी में वहाँ जांच होती है, अगर पेशेंट पॉजिटिव पाया जाता है तो वो फिर मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है। बस जिलों का नाम बदल दीजिए, सरकारी दावों की पोल खुद ब खुद खुल जाएगी। उन्नाव में भी क्वारंटाइन सेंटर का वही हाल है। हुक्मरानों से अच्छी अच्छी बातें करवा लीजिए, लेकिन उन बातों के पीछे मजदूरों की भोगी हुई जिंदगी बहुत कड़वी है। शहर में खाना नहीं मिला, गांव आए तो क्वारंटाइन सेंटर में ठीक से जीना नहीं मिल रहा है। बाराबंकी से रिहान मुस्तफा, बांदा से अजय चौहान और उन्नाव से विशाल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, आज तक। यह अजीब विडंबना है कि जिन्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है उनके नाम पर सबसे ज्यादा राजनीति होती है। आज मजदूर कोरोना से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, लेकिन उन पर रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार ट्रेनों को चलाने के लिए भिड़ गए तो महाराष्ट्र और यूपी की सरकारें उनका भला करने को लेकर बात हिटलर और सगी सौतेली मां तक पहुंच गई। इन मजदूरों को पता नहीं होगा कि इनकी भूख, इनकी बेरोजगारी, इनके घर लौटने की जद्दोजहद को लेकर राजनीति कितनी बेचैन है। लेकिन शायद अकबर इलाहाबादी के उस शेर की तरह कि कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। नहीं तो लॉकडाउन के 60 दिनों में मजदूरों ने अपनी आरजू गंवा दी, अपने काम पाने की उम्मीदें, अपने घर लौटने की तड़प ऐसे ही रेलवे स्टेशन पर आकर दम तोड़ देती है। श्रमिक एक्सप्रेस तो 25 दिन से चल रही है, लेकिन इन मजदूरों के सामने ये प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है कि इनका नंबर कब आएगा।
वो तो तकलीफ तो थी, सबको तकलीफ थी। गांव वाला भी बहुत तकलीफ में, हम भी बहुत तकलीफ में, बच्चा लेके बहुत परेशान, खाना पीने का बहुत तकलीफ है। तो सब चीज का भाव इतना महंगा हो गया, खाने पीने के लिए 1 रुपया नहीं है अभी। पता नहीं इनके लिए उम्मीदों की ट्रेन कब चलेगी, लेकिन इन मजदूरों की बेबसी की पटरी पर सियासत की ट्रेन जरूर दौड़ने लगी। रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रेल मंत्रालय के सामने शिकायतों का पिटारा खोल दिया। आपण रोज 80 ट्रेनची मागणी करतोय, की आम्ही सोय करायला तयार आहोत, आम्हाला ट्रेन्स द्या, पण रोजच्या 30 ते 40 म्हणजे अर्ध्या ट्रेन्स आपल्याला रोज मिळतात। अर्ध्या 80 ट्रेन्स आपण रोज मागतोय, पण 30 ते 40 मिळतात। ट्रेन्स आपली क्षमता आहे, तुम्ही ट्रेन्स आम्हाला द्या, आम्ही आमच्याकडनं सगळ्या ह्या मजुरांची आता आपण नीट व्यवस्था केलेली आहे। जवाब में रेल मंत्री पीयूष गोयल देर रात ट्वीट पर ट्वीट करते रहे। महाराष्ट्र से श्रमिक एक्सप्रेस के जरिए सफर करने वालों की सूची मांग ली। हम महाराष्ट्र को 125 श्रमिक स्पेशल ट्रेन देने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपके पास श्रमिकों की लिस्ट तैयार है। सभी निर्धारित जानकारी अगले 1 घंटे में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को पहुंचाने की कृपा करें, जिससे हम ट्रेनों को समय पर चला सकें। उम्मीद है कि पहले की तरह स्टेशन पर आने के बाद ट्रेन को खाली न जाना पड़े। अब महाराष्ट्र सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी श्रमिक ट्रेन आई और खाली चली गई। रेल मंत्री ने जिसका जिक्र तो किया नहीं, लेकिन हमला दिल्ली से हुआ तो मुंबई से मुख्यमंत्री के करीबी संजय राउत ने जवाब दिया। केंद्र की जिम्मेदारी है, आप हमारे गार्डियन हैं, तो पक्षीय राजनीति, पॉलिटिकल जो राजनीति है अपनी अपनी पार्टी की, वो नहीं करनी चाहिए। और ये देश हमारा है, सभी राज्य हमारे हैं। अभी महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता जिस तरह से ब्लैक फ्लैग काले झंडे दिखा रहे थे और दिखा रहे हैं, उससे तो लगता है कि इस संकट में भी कोई राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। कोरोना के इस कालखंड में जिसको सबसे ज्यादा मदद और सबसे कम राजनीति की जरूरत है, वो मजदूर है। लेकिन त्रासदी देखिए कि मजदूरों की मदद कम और राजनीति ज्यादा हो रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सत्ता की तरकश से राजनीति के तीर ही निकले। जितनी ट्रेनें लगातार मांगी जा रही है, स्वयं रेल मंत्री उसमें ध्यान देते हैं और ट्रेनें मिलती है। कई बार रात को लेट लिस्ट आती है, तब भी ट्रेनें दी जाती है। इसलिए जो बयान माननीय मुख्यमंत्री जी ने या शिवसेना के सांसदों ने किया है, वो कोरी राजनीति है। लेकिन राजनीति का यह वार पलटवार सिर्फ दिल्ली और महाराष्ट्र के बीच नहीं है, बल्कि इसका एक और कोण लखनऊ भी है। महाराष्ट्र से लौटने वाले प्रवासी मजदूरों की बहाली को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा कि जब 4 लाख मजदूरों को बसों और ट्रेनों के जरिए सुविधा के साथ भेजा, तो सड़कों पर भूखे प्यासे मजदूरों की तस्वीरें कहां से आ रही? एक भूखा बच्चा अपनी माँ को ढूंढता है। यदि महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली माँ बनकर ही सहारा दिया होता, तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्रदेश वापस नहीं आना पड़ता। योगी का सौतेला वाला आरोप शिवसेना के दिल में नस्तर की तरह उतर गया। फिर मोर्चा संभाला संजय राउत ने, जिन्होंने शिवसेना के मुखपत्र सामना के अपने कॉलम में लिखा, सीएम योगी ने यूपी में प्रवासियों के खिलाफ जो अत्याचार किए हैं, वो यहूदियों के खिलाफ हुए अत्याचारों के जैसे हैं। देश भर से आने वाले मजदूरों को यूपी में रोक दिया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो यूपी और महाराष्ट्र को आर्थिक सहयोग की डोर से ये मजदूर ही बांधते हैं, नहीं तो राजनीति कब का इन्हें काट देती। एक अनुमान के मुताबिक केवल मुंबई से करीब 18 लाख प्रवासी यूपी जा सकते हैं, जबकि पूरे महाराष्ट्र से यूपी जाने वालों की संख्या 35 लाख के आसपास हो सकती है। तो इंतजार कीजिए कि आपस में लड़कर राजनीति कब थकती है और सुस्ताने बैठती है। शायद तभी मजदूरों की बेहतरी के लिए कुछ हो सके। जिस वक्त महाराष्ट्र में सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर कोविड-19 से जूझना चाहिए, तब हर मुद्दे को राजनीतिक बनाने में वो व्यस्त है। ऐसे में जो जनता कोविड-19 आउटब्रेक से जूझ रही है, उनमें सही संदेश नहीं जा रहा। विद्या और कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।
और अब खबर मुंबई की, जहां कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि जल्द ही ये शहर मुंबई दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना केंद्र बन सकता है। जहां दुनिया के दूसरे तमाम बड़े शहरों ने बहुत हद तक कोरोना पर काबू पा लिया, वहीं मुंबई में स्थिति हाथ से निकलती हुई दिख रही है। रात के 12 बजे जिस मुंबई में दिन निकलता था, वहां आज जिंदगी के चेहरे पर बेनूरी के 12 बजे हुए हैं। कोरोना ने शहर के चप्पे चप्पे पर अपने ऐसे पांव जमा लिए हैं कि ये शहर अपने चौवे पर खड़ा होकर झांकता है कि कब ये कोरोना उसकी गलियों को छोड़कर जाएगा। 30,000 से ज्यादा कोरोना के मामले मुंबई को ही नहीं, अब देश को भी डराने लगा है। लेकिन सरकार कह रही है कि डरो मत। सबसे पहले तो नंबर्स से डरने की बात नहीं होती, क्योंकि जब भी एपिडेमिक होता है या कम्युनिटी स्प्रेड होता है, तब जितने नंबर्स आप ढूंढ सको, आइसोलेट कर सको और फिर उनको ठीक कर सको, मुझे लगता है उसमें सक्सेस होती है। नंबर्स कम है, ज़्यादा है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हमें उन लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है। तो वो हमारे सारे वार्ड ऑफिसर्स कर रहे हैं, सारे हेल्थ ऑफिसर्स कर रहे हैं। डरना कोई कोरोना का समाधान नहीं है, लेकिन मुंबई सिर्फ देश का ही सबसे बड़ा कोरोना शहर नहीं है, बल्कि दुनिया का नंबर 1 शहर होने की दिशा में बढ़ चुका है। अभी रूस की राजधानी मॉस्को के बाद मुंबई दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट शहर है। लेकिन जिस रफ्तार से यहाँ कोरोना बढ़ रहा है, इसमें जल्द ही ये मॉस्को को भी पीछे छोड़ देगा। 1 मई को मुंबई में कोरोना के 7,625 मामले थे, जो आज 31,972 हो गए हैं, यानी 4 गुना से भी ज्यादा। मुंबई और मॉस्को दोनों बराबर आकार के शहर हैं। मुंबई में 16 मई को नए केस 884 आए, जबकि मॉस्को में 3,505। वहीं 22 मई को मुंबई में केस बढ़कर 1,751 हो गए, जबकि मॉस्को में घटकर 2,988। 16 मई को जहां मुंबई में कोरोना की ग्रोथ रेट 4.81% थी, वो 22 मई को बढ़कर 6.47% हो गई, जबकि मॉस्को में 16 मई को ग्रोथ रेट 2.52% थी, जो अब घटकर 1.89% हो गई। ये लक्षण बताते हैं कि जल्द ही मुंबई कोरोना के बढ़ते मामलों में मॉस्को को भी पीछे छोड़ देगा। आलम यह है कि महाराष्ट्र सरकार के अब तक 2 मंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए जब न्यूयॉर्क में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर कहा जाता था कि ये नया वुहान है, लेकिन कोरोना को न्यूयॉर्क ने कब का पीछे छोड़ दिया। अगर न्यूयॉर्क से तुलना करें तो मुंबई में 1 मई को नए मामले 751 थे, जबकि न्यूयॉर्क में नए मामले 1871। लेकिन 22 मई तक वहां नए मामले 202 पर गिर गए और मुंबई में बढ़कर 1751 पर पहुंच गए। न्यूयॉर्क ने तो बहुत हद तक कोरोना पर काबू पा लिया, लेकिन मुंबई की किस्मत में वैसे अच्छे दिन अभी आए नहीं हैं। वैसे सरकार का दावा है कि जून के पहले हफ्ते तक मुंबई में 9,000 बेड तैयार कर लिए जाएंगे, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में भी 80% बेड कोरोना मरीजों के लिए होंगे। वो तो पहले से रहा है, जितने हम बेड्स बनाए उतना कम पड़ते हैं, क्योंकि हमारे देश की तो आबादी काफ़ी बड़ी है। लेकिन जितने भी हम बफर बेड्स कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि पहले फेज में 9,000 बेड्स कर रहे हैं, वो भी काम शुरू है। मुंबई से महाराष्ट्र चलता है, लेकिन उससे आगे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। ऐसे में कोरोना से दिन पर दिन मुंबई के बिगड़ते हालात समूचे देश के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से लड़ने के लिए सामाजिक दूरी का जो नुस्खा बताया, उसको पूरे देश ने बड़ी शिद्दत से माना। लेकिन उन्हीं की पार्टी के सांसद और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बार बार की अपील को सुना ही नहीं, और सुना भी तो उसे कोई भी तवज्जो नहीं दी। और नहीं तो क्रिकेट खेलने मनोज तिवारी सोनीपत नहीं जाते और न ही कानून को तोड़ते। वहां के एसडीएम ने मनोज तिवारी के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है।
चक देली मार देली खींच के तमाचा, ही हंस देले रिंकी अति पापा, ही हंस देले रिंकी अति पापा। चक देली मार देली खींच के तमाचा, ही हंस देले रिंकी अति पापा। रिंकिया के पापा को बीजेपी के सांसद और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मनोज तिवारी न जाने कितने सालों से हंसा रहे हैं, लेकिन अब तो उन्होंने हद ही कर दी। तिवारी ने प्रधानमंत्री मोदी के बताए उन कायदे कानूनों को हंसी में उड़ा दिया जो कोरोना से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। 2 गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। गांव गांव, घर घर, गली गली, 2 गज की दूरी। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पूरा देश मानता है, लेकिन उनके सांसद जी नहीं। अगर मानते तो मनोज तिवारी क्रिकेट खेलने सोनीपत नहीं पहुंच जाते। हमने तो पूरा वहां जितने भी करीब 25-26 लोग टोटल थे, तो सब लोग वो थर्मोमीटर से सबका चेक करके और सबको हेल्थ चेकअप के बाद ही वहां पे आए थे लोग। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।